Dear student, welcome you all in this new chapter inverse trigonometric function. आज एक नया चैप्टर लेते हैं. चैप्टर का नाम क्या है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन. ये चैप्टर नंबर 2 है इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2, मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2. हमने फंक्शन भी पढ़े, हमने रिलेशन भी पढ़े. अब इस चैप्टर में डिटेल में हम इनवर्स फंक्शन पढ़ेंगे. वैसे हमने रिलेशन और फंक्शन में इनवर्स फंक्शन वहाँ भी पढ़े, ठीक है, पर यहाँ पर डिटेल में क्या होगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हम डिस्कस करेंगे. हिंदी में कहते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन. देखिए डियर स्टूडेंट, इस पे आने से पहले थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन पे फोकस करूँगा. आप जानते हैं कि मैं दो सेट ले लूँ. फॉर एग्जांपल एक सेट आपका ए है और दूसरा सेट आपका बी है. कोई एक रिलेशन है इनके बीच, ठीक है. एक रिलेशन हमने कहा आर एक रिलेशन है कोई, इस रूप में है कि ए बी सी डी इसके एलिमेंट हैं और इसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 सो. ठीक हो गया. ए की मैपिंग 1 पे है, ए 1 से जुड़ा हुआ है, बी 2 से जुड़ा हुआ है, सी 3 से जुड़ा हुआ है. तो रिलेशन के रूप में यदि इसको लिखें, संबंध के रूप में लिखें, रिलेशन नहीं संबंध, संबंध के रूप में लिखें. आप कैसे रिलेशन के रूप में लिखें तो रिलेशन क्या बनेगा, रिलेशन में ऑर्डर पेयर होते हैं. ए का संबंध 1 से है, A1 B2 एंड C3. एक रिलेशन बन गया. रिलेशन क्या बना, सेट ए से बी में सेट ए के एलिमेंट बी के एलिमेंट से इस रूप में जुड़े हुए हैं ऐसे, और ये ऑर्डर पेयर हो गया A1 B2 और C2. ये रिलेशन बन गया. क्या ये फंक्शन है? एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन. रिलेशन फंक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पर यदि फंक्शन है तो उसको रिलेशन होना ही है. ठीक हो गया. ये भी हमने पहले पढ़ा था. अब आप देखिए ये रिलेशन फंक्शन है कि नहीं है. आप देखिए इसका इसको हम क्या बोलते हैं, ये आपका डोमेन सेट है. डोमेन, प्रांत. ठीक हो गया. ये आपका क्या है, कोडोमेन है. कोडोमेन. डोमेन में भी कौन कौन एलिमेंट है इसमें, ए बी सी, ठीक है, जिनके एलिमेंट यहां जुड़े हुए हैं ए बी सी. इस रिलेशन के लिए, इस रिलेशन आर के लिए डोमेन क्या हो जाएगा, ए बी सी, इसका फर्स्ट एलिमेंट. और ये जो सेकंड एलिमेंट है 1 2 3, इसको बोलते हैं रेंज, परिसर इन हिंदी. ये जो सेट आपका आता है वो आता है 1 2 और 3. तो डोमेन सेट क्या होगा, एबीसी. इसके लिए एबीसी क्या हो जाएगा, डोमेन. रेंज क्या हो जाएगा इसका, परिसर क्या हो जाएगा, जहां जहां मैपिंग है 1 2 3. और कोडोमेन सह प्रांत आपका 1 2 3 4 5 ये पूरा सेट होता है. इस पर डिटेल में हमने चर्चा की. अब आप देखिए इस सेट ए का देखिए जो डी एलिमेंट है, दिस एलिमेंट इज नॉट रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ दिस सेट. डी जो ए का एलिमेंट है, डी एलिमेंट, वो बी के किसी एलिमेंट से जुड़ा हुआ नहीं है. इन दिस सिचुएशन दिस रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन. ये रिलेशन आपका फंक्शन नहीं है. मतलब इस सेट का जो हमारा डोमेन सेट होता है, इसका कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो कोडोमेन सेट के किसी न किसी एलिमेंट से जुड़ा न हो. ठीक हो गया. मतलब ये रिलेशन बिकम ए फंक्शन व्हेन एवरी एलिमेंट ऑफ दिस डोमेन सेट इज रिलेटेड टू ए एलिमेंट ऑफ द कोडोमेन सेट. फर्स्ट केस. सेकंड केस इज no any one element of the domain set is related to
related to टू और मोर एलिमेंट ऑफ द कोडोमेन सेट। इसका कोई एक एलिमेंट इसके 2 या 3 एलिमेंट से जुड़ा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ए तो 1 से भी जुड़ा हुआ है, ए तो 2 से भी जुड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में ये रिलेशन तो बन जाएगा, बट दिस इज नॉट ए फंक्शन। फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए कि एक तो डोमेन सेट का कोई एलिमेंट आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसका इसमें कोई न कोई एलिमेंट से उसका जुड़ाव न हो, मतलब प्रत्येक एलिमेंट का जुड़ाव होना चाहिए। और दूसरी स्थिति क्या होनी चाहिए कि एक एलिमेंट की यहाँ 2 इमेज नहीं होनी चाहिए। 2 एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है, ए भी 1 पे जा सकता है, बी भी 1 पे जा सकता है, तब भी ये फंक्शन है, ठीक है। पर एक एलिमेंट ऐसा नहीं कि ए की इमेज भी 1 पर है, ए भी 1 पे जुड़ा हुआ है, ए भी कहाँ जुड़ा हुआ है, 2 पे जुड़ा हुआ है। यदि ऐसे एलिमेंट इसके हैं इस फंक्शन के, इस रिलेशन के, तो वो फंक्शन नहीं होता। रिलेशन तो बन जाएगा पर फंक्शन नहीं। क्लियर हो? ठीक है ना, समझ रहे हैं ना? मतलब फंक्शन का क्लियर कंसेप्ट समझ में है पहले से ही है, क्योंकि एक चैप्टर तो हमने उसमें कर दिए हैं और बहुत लंबे समय तक उसमें डिस्कशन किया। तो अब मुझे लगता है कन्फ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं है, पर थोड़ा सा मैंने रिकॉल के लिए कि पुरानी बातें थोड़ी याद आ जाएं, तो फंक्शन क्या होता है उसके बारे में मैंने आपको बताया। अब बेस्ड फंक्शन के भी डिफरेंट टाइप हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ द फंक्शन आपने पढ़ा। एक फंक्शन आपने पढ़ा 1 1 फंक्शन, ठीक है। 1 1 इंजेक्टिव, इंजेक्टिव 1 1 फंक्शन का मतलब हुआ ए कोई सेट है, बी कोई सेट है, ए बी सी एलिमेंट हैं, 1 2 3 है, ए 1 पे जुड़ा, बी 2 पे जुड़ा, सी 3 पे जुड़ा, ठीक हो गया। ये रिलेशन क्या हो 1 1, इसको इंजेक्टिव, ठीक है। अब माना एक एलिमेंट और है इसमें डी, तब भी 1 1 ही है, तब भी ये इंजेक्टिव है, ठीक है। फंक्शन किस टाइप का है 1 1, ठीक है। ये इसको बोलते हैं एक है, एक एलिमेंट एक से जुड़ा हुआ है, ये एलिमेंट ए से जुड़ा, ये एलिमेंट 1 से जुड़ा हुआ है, बी एलिमेंट 2 से जुड़ा हुआ है, सी एलिमेंट 3 सी से जुड़ा हुआ है, ये इसको 3 कर लेते हैं। एलिमेंट ए 1 से जुड़ा हुआ है, ए की इमेज 1 पे है, बी की इमेज 2 पे है, सी की इमेज किस पे है 3 पे है, तो ये हो गया आपका 1 1 इंजेक्टिव। अब आप देखिए इसका एक एलिमेंट छूट गया, इसके तो सारे कंप्लीट हैं, सबकी इमेज यहाँ है, किसी एक एलिमेंट की 2 इमेज भी नहीं है, ठीक है। 2 एलिमेंट की एक इमेज भी नहीं, तब तो 1 1 बना, ठीक हो गया। पर इसका आप देखिए इस कोडोमेन का एक एलिमेंट है छोटा होता है, तो ऐसी स्थिति में ये ऑन टू नहीं है, ऐसी स्थिति में ये ऑन टू नहीं है। कोई एलिमेंट ऑन टू में क्या होना चाहिए, कोडोमेन का कोडोमेन सेट ही रेंज बन जाना चाहिए। रेंज मतलब एफ इमेज जो एलिमेंट बना, मतलब सब पे एफ इमेज हैं, इसके एलिमेंट इसके सब एलिमेंट से जुड़े हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में जो ये बना रेंज ही कोडोमेन जब बन जाता है तो फंक्शन क्या हो जाता है, ऑन टू हो जाता है, ठीक है। और उसको हम बोलते हैं सर्जेक्टिव, ठीक हो गया। अब मैं हमारा एक एलिमेंट और कंसिडर करूं डी, डी और ये 4 बी की 4 से जुड़ी, तो ये कैसा हो गया ऑन टू, फंक्शन ऑन टू है, इसके सारे एलिमेंट इससे जुड़े हुए हैं और ये 1 1 भी है। नाउ दिस फंक्शन इज 1 1 ऑन टू। ये इंजेक्टिव भी हो गया, ये आपका सर्जेक्टिव भी हो गया, तो दिस फंक्शन इज कॉल्ड द, क्या बोलते हैं इसको, बाइजेक्टिव। ठीक है, एक ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी है और ऑन टू भी है, उस फंक्शन को क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, अब मैं धीरे धीरे उस पॉइंट की ओर आ रहा हूं जहां मैं अब ये टॉपिक आपको आपसे डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, तो थोड़ा फंडामेंटल को और रिकॉल कर रहा हूं, इससे जब आपको पूरा पिछला याद आ जाएगा तो इस चैप्टर को समझने में फिर हमको कोई दिक्कत नहीं होगी।
तो मुख्य फोकस मेरा बाइजेक्टिव पर रहेगा। व्हाट इज बाइजेक्टिव फंक्शन? बाइजेक्टिव फंक्शन मीन्स इफ ए फंक्शन इज 1 1 ऑन टू 1 1, प्रत्येक इमेज अलग अलग है, प्रत्येक एलिमेंट पे अलग अलग, और ये ऑन टू भी है। ऑन टू मतलब इसका कोई एलिमेंट छूटा नहीं, रेंज ही क्या बन गया? कोडोमेन सेट। ठीक हो गया। अब आप देखिए वहाँ हमने क्या पढ़ा था, आप देखिए वहाँ हमने एक चीज पढ़ी थी डिल्स्टेन, यदि फंक्शन आपका बाइजेक्टिव है, इफ द फंक्शन इज बाइजेक्टिव देन व्हाट हैपेंस? फंक्शन इज बाइजेक्टिव, फंक्शन इज बाइजेक्टिव, function is bijective means function is 1 1 on 2, then the inverse of the function exists, inverse of function exists। यदि फंक्शन आपका बाइजेक्टिव है, 1 1 है, ऑन 2 है, ऐसी स्थिति में फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। कहने का मतलब कि f such that x मैप डाउन y, इस x के एलिमेंट कैसे हैं? x belongs to x and y belongs to y। इसके एलिमेंट स्मॉल x के रूप में हैं और इसके एलिमेंट स्मॉल y के रूप में हैं। ठीक है, कोई भी जनरल एलिमेंट लिया मैंने, x इसका एलिमेंट है, y इसका एलिमेंट, तो फंक्शन किस रूप में बनेगा? y इज इक्वल टू fx की फॉर्म में बनेगा। ठीक हो गया। कैसा फंक्शन है, कैसा देख रहा हूँ? बाइजेक्टिव फंक्शन देख रहा हूँ, 1 1 ऑन टू फंक्शन देख रहा हूँ। ये कैसा फंक्शन? ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। अब सच दैट x मैप डाउन टू y एंड y इज इक्वल टू fx, इस रूप में डिफाइंड है। ठीक है, यदि मैं एक दूसरा फंक्शन डिफाइन करूँ, g सच दैट y मैप डाउन टू x, x से y की तरफ मैंने फंक्शन डिफाइन किया। दूसरा फंक्शन मैं कौन सा डिफाइन कर रहा हूँ? g फंक्शन फ्रॉम y टू x। ठीक है, ऐसा फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ, इसके एलिमेंट यहाँ से यहाँ की ओर हो रहे हैं। इट मीन्स क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पर? g y इज इक्वल टू x, क्योंकि इसका एलिमेंट क्या है? y, तो जी वाई इज इक्वल टू क्या हो गया? x हो। तो इसी को हम क्या बोल देते हैं? f इनवर्स y इज इक्वल टू x। ठीक है, y इज इक्वल टू एफ एक्स या x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y, यही तो है इनवर्स। ठीक है, प्रतिलोम फंक्शन का इनवर्स f इनवर्स। यहाँ पर मैंने ये g क्या है? g इज द इनवर्स ऑफ दिस साइड। ठीक है, g क्या है? f का इनवर्स है। ठीक हो गया, क्लियर हो रहा है? अब आप देखिए f सच दैट x मैप डाउन टू y फंक्शन है, तो ये क्या कहलाएगा आपका? ये डोमेन है, दिस इज डोमेन सेट, ये डोमेन है, ये आपका रेंज है, रेंज सेट। इस फंक्शन में f सच दैट x मैप डाउन y में ये आपका डोमेन सेट हो, क्या हुआ? रेंज सेट हो गया। अब जब मैंने इसका इनवर्स डिफाइन किया gy मैप डाउन x, तो ये y क्या बन गया? y यहां पर बन गया डोमेन। ठीक है, और x बन गया रेंज। मतलब किसी फंक्शन में जो आपका डोमेन था, जब उसका इनवर्स निकालेंगे तो वह रेंज बन जाएगा। ठीक है, और जब फंक्शन में रेंज सेट जो फंक्शन का था, फंक्शन का जो रेंज सेट था वो क्या बन गया? डोमेन बन गया। ठीक है ना? तो ये क्या है? यही तो है इनवर्स किसी फंक्शन का इनवर्स। ठीक, और ये भी आप जानते हैं, इस केस में देखो एफ इनवर्स, एफ किसका फंक्शन है? एक्स का फंक्शन है। तो यदि मैं क्या लिख दूं, यदि मैं इसको ऐसा लिख दूं
एक प्रॉपर्टी आपने और देखी थी वहां इनवर्स के केस में, आपने देखा एफ इनवर्स, इसको लिखेंगे आप वाई, तो ये कितना हो जाएगा एफ इनवर्स वाई, ठीक हो गया। और एफ इनवर्स वाई क्या है, दैट इज एक्स, एफ एक्स होगी, और एफ एक्स क्या आपका वाई इक्वल टू एक्स इनिशियल भी था, और ये क्या बना आपका आइडेंटिटी फंक्शन बन गया, ठीक। और यदि मैं क्या करूं एफ इनवर्स सर्किल एफ एक्स, तो कितना हो जाएगा एफ इनवर्स एफ एक्स, अरे हो जाएगा एफ इनवर्स एफ एक्स कितना है वाई बराबर एफ एक्स, वाई इक्वल टू एफ एक्स, और एफ इनवर्स वाई मीन्स ये आपका कितना हो गया एक्स, और ये क्या आ गया आइडेंटिटी फंक्शन एक्स, ठीक है। तो दो टेस्ट वहां थे ना, मतलब यदि फंक्शन बाइजेक्टिव है 1 1 1 2 है तो उसका इनवर्स आएगा ही आएगा, और यदि फंक्शन का इनवर्स आता है तो उसने 1 1 1 2 होना ही होना है, ठीक हो गया। और दूसरी कंडीशन इनवर्स चेक करने के लिए क्या था, फंक्शन के इनवर्स के साथ कंपोजिट फंक्शन निकाल दीजिए, एफ सर्किल एफ इनवर्स, ये आइडेंटिटी फंक्शन आता है, और एफ इनवर्स एफ ये भी आइडेंटिटी फंक्शन आता है। तो ऐसी स्थिति में एफ और एफ इनवर्स एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, इनवर्स फंक्शन कहलाते हैं, ठीक है। प्रतिलोम, अभी मैं केवल यहाँ तक पहुँचा प्रतिलोम के, अभी मैं यहाँ नहीं आया, ठीक हो गया। अब आप देखिए और आगे बढ़ते हैं कि जनरल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या अंतर है। एक तो आपके फंक्शन हुई जैसे आपने कहा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर या y इक्वल टू एक्स, एक फंक्शन है आपके पास, और एक है y इक्वल टू साइन एक्स। तो y इक्वल टू साइन एक्स जो है यही तो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो हमारे पास 6 रेशियोज होते हैं ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपने पढ़े, एक होता है साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स और कॉसेक एक्स। एक 6 टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक क्या पढ़े फंक्शन पढ़े हमने, वही तो है त्रिकोणमिति फलन या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनको पीरियोडिक फंक्शन भी कहते हैं कि आफ्टर एवरी 2 पाई ये फिर वही वैल्यू रिपीट करने लगते हैं, ठीक है। साइन एक्स का आपने ग्राफ देखा होगा कैसे बनता है, ये ऐसा चलता है इधर भी, तो यहाँ तक π/2, यहाँ पर पाई 3π/2 और 2 पाई। देखिए यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट एक साइकिल पूरा हो गया, ये फिर दूसरा साइकिल, ठीक है, यहाँ से शुरू हो जाएगा, यहाँ से शुरू हो गया 1 2 3 4 खत्म, यहाँ पर यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से गया ये, ठीक है। यहाँ पर आप कहेंगे π/2, ये पॉइंट आपका पाई, ये आपका 3π/2 और ये आपका 2 पाई। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा एक क्या बना, एक साइकिल बन गई, ठीक है। फिर यहाँ से शुरू होगा यहाँ तक दूसरा साइकिल बन गया, फिर ये आगे यहाँ से यहाँ तक π/2, एक पाई, एक 3π/2 और फिर 2 पाई, ठीक है। ये फिर पीरियोडिक फंक्शन है, आफ्टर एवरी 2 पाई दे रिपीट द सेम पाथ, प्रत्येक 2 पाई के बाद साइन का कर्व वही पाथ ले रहा है, ये पीरियोडिक फंक्शन भी कहलाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक हो गया। अब आप देखिए साइन कर्व, आप देखिए साइन फंक्शन, आप देखिए इसके ऊपर चलते हैं थोड़ा सा। हमारे पास हमने कहा 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके पास, जो y इक्वल टू साइन एक्स है उसको देखिए, दिस फंक्शन साइन सच दैट मैप डाउन r इज मैप डाउन टू -1 1। इसका जो डोमेन सेट है पूरा ये r है,
एक्स कोई भी वैल्यू ले सकता है, कहाँ, इस आर की कोई वैल्यू ले सकता है, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, 1000 पाई, अप टू सो ऑन, ठीक। बट द वैल्यू ऑफ साइन एक्स इज ऑलवेज -1 एंड 1, 2 नहीं हो सकती। साइन की मैक्सिमम वैल्यू आपकी कितनी, साइन साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू +1 और मिनिमम वैल्यू क्या, -1। तो आप कह सकते हैं एनी टाइम -1 इज लेस देन इक्वल टू साइन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1। साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1। यहाँ पर आप उसको y के रूप में कह सकते हैं कि -1 इज लेस देन y इक्वल टू साइन एक्स मान। देखें तो इसका जो रेंज सेट बना, वो केवल ये है, इसमें 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है। तो यदि मैं किसी टाइम पर r मैप डाउन r करूं, ठीक है, r मैप डाउन r करूं तो मेरे पास कितना आता है, साइन सच दैट r मैप डाउन r, तो इसके अंदर केवल क्या, इतने पर ही तो इमेज आएगी, बाकी तो सारे एलिमेंट छूट गए, इसके नहीं छूट गए, ठीक है ना। और देखिए, और क्लियर रूप में देखते हैं सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को। देखिए आप, थोड़ा सा इसको क्लियर करना बहुत जरूरी है, तब जाकर के आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने में हमें दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा फंडामेंटल क्लियर हो जाए तो आगे कोई समस्या नहीं आने वाली। देखिए साइन इनवर्स का, देखिए साइन फंक्शन y इक्वल टू साइन एक्स टाइप का, ये आपका r से मैप डाउन होता है -1, ये रेंज सेट है, ठीक होगी। कॉस ये भी आपका यही होता है -1 to 1, ठीक हो गया। मतलब cos x की वैल्यू, cos की वैल्यू अधिकतम वैल्यू cos की +1 और मिनिमम वैल्यू cos की -1। tan का लिखिए, ये साइन फंक्शन हो गया, साइन फंक्शन, ठीक हो गया। ये आपका कोसाइन फंक्शन हो गया, ये आपका टेंजेंट फंक्शन हो गया, ठीक है। टेंजेंट फंक्शन क्या होगा, देखिए r, इसका डोमेन सेट -x such that x is equal to 2n plus 1 pi/2 for every n belongs to z, map down to r। मतलब ये जो tan है, tan x फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा, tan x, टेंजेंट फंक्शन में जब ले रहा हूं तो इसके डोमेन सेट में केवल ये एलिमेंट नहीं होते हैं, कौन, क्योंकि आप देखते हैं ना tan x इज इक्वल टू क्या लिखते हैं आप, sin x बाई cos x लिखते हैं, बट द cos x इज नॉट इक्वल टू, तभी जाके डिफाइंड है tan x जब cos x डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। और cos x 0 कब कब होगा, when x इज इक्वल टू पहली वैल्यू कितनी, pi/2, cos 90 आपका क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है, सबसे छोटी वैल्यू cos। इसके अलावा और भी हैं, तो कहने का मतलब हुआ कि जनरल वैल्यू का लिखूँ तो cos इज इक्वल टू 2n plus 1 pi/2 फॉर एवरी n बिलोंग्स टू z, n इज इक्वल टू 0 तो pi/2, n इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, 3 pi/2 पे भी cos 3 pi/2 भी 0 हो जाता है, n इज इक्वल टू 2 कर दो तो 2 2 जा 4, 5 pi/2 पे भी cos क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, cos pi/2 भी 0 हो गया। We have infinite number of values of x for which this cos x is 0, ठीक, n इज इक्वल टू 5 ले लीजिए तो 11 pi/2 पर भी cos x आपका क्या हो जाएगा, cos 11 pi/2 भी 0 होगी, तो वहां फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, तो हमको इस सेट R से वो नंबर हटाने पड़ेंगे, वो x की वैल्यू हटानी पड़ेंगी, तब जाकर के फंक्शन tan x डिफाइंड होगा, ठीक है। इसलिए क्या लिख दिया इसका डोमेन सेट को, r - x x इज इक्वल टू 2n plus 1 pi/2 फॉर एवरी n बिलोंग्स टू
जेड, मतलब ये एलिमेंट इस आर में नहीं है, ये वाले पाई बाई टू, ठीक है, 3 पाई बाई टू, आगे समझ में, और 5 पाई बाई टू, 7 पाई बाई टू, ये सब इसमें नहीं, ठीक है। और जो आपका रेंज सेट बना हुआ इसमें क्या है, आर, ठीक हो गया। अब जो कोटेंजेंट फंक्शन है, कोटेंजेंट फंक्शन आप देखिए, कॉट सच दैट, इस पे देखिए, अब आप कॉट की ओर चलते हैं तो कॉट हमारे पास क्या होता है, कॉट आप देखिए, कॉट एक्स इज इक्वल टू cos x by sin x, and this sin x must not be equal to 0. cot x cos x by sin x, sin x की वैल्यू आपकी 0 नहीं होनी चाहिए। sin x 0 कब कब होता है, sin x is equal to 0 for x is equal to 0, ठीक है। जब x 0 हो तो sin 0 0, जब x पाई हो तो साइन पाई भी 0, जब x 2 पाई हो तो साइन 2 पाई भी 0, जब x 3 पाई हो डैश 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 3 पाई पर भी 0, 4 पाई पर भी 0, ठीक है। अब जनरलाइजेशन करूं, जनरल वैल्यू क्या हो जाएगी इस स्थिति में, साइन x इज इक्वल टू 0 फॉर एवरी x इज इक्वल टू पाई n बिलोंग्स टू z, पाई n बिलोंग्स टू जनरल, n इज इक्वल टू 0 तो 0 हो जाएगा, n इज इक्वल टू 1 तो x इज इक्वल टू पाई, n इज इक्वल टू 2 तो ये 2 पाई, n इज इक्वल टू 3 तो 3 पाई। इतने सब वैल्यूज के लिए कॉट एक्स डिफाइंड नहीं है, कितनी वैल्यूज के लिए, ये सब n पाई n वाली वैल्यू जो है ये पूरा, ये मैंने जनरलाइजेशन कर दिया, क्योंकि इतनी सब वैल्यूज पर साइन एक्स आपका 0 आता है और डिनोमिनेटर 0 हो गया तो ऐसी स्थिति में वो फंक्शन डिफाइंड नहीं है, तो हमको ये लिखना पड़ता है कि cot x इज इक्वल टू cos x ओवर sin x फॉर sin x इज नॉट इक्वल टू 0, और sin x 0 कब नहीं होता है, when x इज नॉट इक्वल टू, मतलब sin x इज नॉट इक्वल टू 0, sin x आपका 0 है, फॉर एवरी क्या लिखा हमने, x इज इक्वल टू पाई n बिलोंग्स टू z, तो ये 0 ना हो, इसका मतलब x की वैल्यू ये नहीं होनी चाहिए, पाई n टाइप की नहीं होनी चाहिए। तो कॉट के लिए, कॉट मतलब डिनोमिनेटर में इसका साइन है, तो इस r में से कौन एलिमेंट कम करने पड़ेंगे, x सच दैट x इज इक्वल टू पाई n फॉर एवरी n बिलोंग्स टू z, ये आपका क्या हो जाएगा r, ठीक है। ये रेंज सेट बन रहे हैं सारे, बाकी सब वैल्यूज आएंगे, रेंज सेट के सब वैल्यूज आएंगे, किसकी, 10 की सारी वैल्यूज आएंगी, कॉट की सारी वैल्यूज आएंगी यहाँ जब वैल्यू निकालेंगे, 10 है ना, 10 0 की वैल्यू भी आएगी, 10 0 कितना हो जाएगा, साइन 0 बाई कॉस 0, तो आपका 0 भी आएगा, ठीक है ना। तो ये तो कॉट एक्स फंक्शन आपका डिफाइंड है, y इक्वल टू कॉट एक्स टाइप का कोटेंजेंट फंक्शन। अब सेकेंड फंक्शन क्या होगा, सेकेंड फंक्शन क्या है, सेट सच दैट, सेट जो आपके पास है, सेट क्या होता है, देखिए थोड़ा पहले डिफाइन कर देते हैं उसको, सेक एक्स को लिख देते हैं जरा, जो आपके पास सेक एक्स फंक्शन है उसकी वैल्यू होती है 1 बाई कॉस एक्स, ठीक है, रेसिप्रोकल है एक दूसरे के, कॉस एक्स और सेक एक्स रेसिप्रोकल फंक्शन है, ठीक। अब ये सेक एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर कॉस एक्स होगा तो क्या नहीं होना चाहिए, कॉस एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ये तभी डिफाइंड होगा सेक एक्स जब डिनोमिनेटर 0 न हो, ठीक हो गया। अब फिर बात वही आती है कि cos x 0 कब होता है, cos x इज इक्वल टू 0 when x इज इक्वल टू 2n plus 1 pi by 2 for every n belongs to z, x की वैल्यू जब जब 2n plus 1 pi by 2 होगी n belongs to z के लिए, तो cos x आपका क्या आएगा, 0 आएगा, n इज इक्वल टू 0 के लिए pi by 2 तो cos pi by 2 0, n इज इक्वल टू 1 कर दूंगा तो
3π/2 cos 3π/2 0 n इज इक्वल टू 2 कर दूंगा तो 2 टू जा 4 4 2 टू जा 4 और 5π/2 भी cos 5π/2 भी क्या 0 जनरलाइजेशन देखिए मैंने जनरल वैल्यू लिखी। तो इन सब वैल्यूज के लिए cos का हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यदि हम चाहते हैं कि sec x डिफाइंड हो जाए तो हम लिखेंगे cos x इज नॉट इक्वल टू 0 और उन स्थितियों में cos x 0 न हो तो हम ये कर देंगे a cos x 0 नहीं होना चाहिए किसके लिए जब x की वैल्यू ऐसी ठीक है। तो sec का जब हम डोमेन से डिफाइन करेंगे तो r x such that x is equal to 2n plus 1 π/2 for every n belongs to ठीक है। कहाँ मैप डाउन होगा ये देखिए ये आपका मैप डाउन होगा r माइनस -1। अभी भी बड़ा इंटरेस्टिंग है समझने के लिए थोड़ा समझिए इसका रेंज सेट क्या है रेंज सेट r में ये एलिमेंट घटा देंगे ये अपने आप में आपका ओपन इंटरवल है इसमें ना तो -1 है और ना इसमें +1 है पर -1 और +1 के बीच सब कुछ है ठीक हो गया ठीक है ना आगे समझे मतलब यहाँ 0 भी नहीं होना चाहिए यहाँ 0 तो होगा ना 0 होगा इसका मतलब यहाँ 0 वैल्यू आ गई तो उसके लिए तो सेट डिफाइंड ही नहीं है। अब ये कैसा है इसको आप देखिए सेट की वैल्यू कभी भी -1 और +1 के बीच नहीं होती। अब आप देखिए कैसे जैसे मैं करूँ आप देखो cos की वैल्यू देखो cos थीटा यदि मैं 0 डिग्री पे देखूँ 30 डिग्री पे देखूँ 45 डिग्री पे देखूँ 60 डिग्री पे देखूँ और 90 डिग्री पे देखूँ ठीक हो गया। क्या क्या होता है cos थीटा की वैल्यू cos 0 1 cos 30 स्क्वायर रूट 3/2 cos 45 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 cos 60 स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 और ये आपका 0 हो गया ऐसा होता है 1/2 दिस इज 1 ठीक हो गया। cos 0 आपका 1 cos 30 स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 cos 45 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 cos 60 आपका 1/2 और cos 90 आपका 0 होता है। अब यदि मैं इसी को सेक को देखूं कि सेक थीटा क्या है इसका रेसिप्रोकल 1 का 1 क्योंकि cos की वैल्यू का रेसिप्रोकल कर लो अंश को हर को अंश कर दो तो आपको सेक आ जाएगा ठीक है। यहाँ पर cos की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 है तो उसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 ठीक है। इसका रेसिप्रोकल कितना होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 इसका रेसिप्रोकल कितना होगा 2 ठीक है। अंश का हर का अंश बनाना 2/1 और 2 और ये नॉट डिफाइंड है ठीक। और जहां हमने लिखा था कि x इज नॉट इक्वल टू π/2 पे ये नॉट डिफाइंड हो गया फंक्शन कौन सेक। अब इसके सारी वैल्यूज आप देखो इतने के बीच देखो 0 और 90 के बीच में देखो ये 1 ये है स्क्वायर रूट ऑफ 3 की वैल्यू लगभग 1.71 होती है तो 2 में आप 1.71 से डिवाइड करेंगे तो ये भी ग्रेटर देन 1 है ये तो 1 है ये ग्रेटर देन 1 है इसको भी आप जानते हैं कि 1.41 होता है स्क्वायर रूट ऑफ 2 ठीक है। और ये कितना है 2 तो आप देख रहे हैं वैल्यूज लगातार क्या होती जा रही है इसकी यहाँ देखिए यहाँ 1 है ये आपका 1 से बड़ा है ठीक है ना ये थोड़ा 1 से और बड़ा हो गया उसका रूट 2 हो गया ये और ये वैल्यू 2 हो रही है कहने का मतलब हुआ कि ये -1 और 1 के बीच कोई वैल्यू लेगा ही नहीं है क्यों क्योंकि आपका cos हमेशा वैल्यू कौन सा लेता है -1 और +1 के बीच की cos की सारी वैल्यू -1 और +1 के बीच 1 में होता है -1 में होता है और बाकी सारी वैल्यूज कहाँ बीच की आती हैं। अब वो जो बीच की वैल्यू होती हैं वो +1 से छोटी और -1 से बड़ी होती हैं ठीक है। +1 से छोटी और -1 से बड़ी तो आप समझ लेंगे उस चीज़ को कि +1 से छोटी और -1 से बड़ी कहने का मतलब हुआ
कि यदि मैं उनका रेसिप्रोकल करूं तो उन्होंने इस बीच वो कोई मान नहीं आएगा, ठीक है। -1 और 1 के बीच वो वैल्यू कोई आपकी आएंगी ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए मैं केवल इसको R लिखता तो R में मेरे पास वो सब वैल्यूज आ जाती, कौन, -1 और +1 के बीच की सब वैल्यूज आ जाती। इसलिए मैंने वो नेगेटिव कर दिया, मतलब ये नहीं है इसमें, क्योंकि इसमें भी तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज होती हैं, ठीक है। तो रेंज सरकार समझ लीजिए कि इसका रेंज सेट ऐसा क्यों है, ठीक होगी। अब इसी टाइप में आप देखिए किसका, आप कॉसेक का देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। और आगे जब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफाइन करेंगे तो वहां भी हमको ये काफी मदद करने वाला है। आप देखिए, अब आप कॉसेक फंक्शन, कॉसेकेंड फंक्शन मतलब कॉसेक वाला देखिए, कॉसेकेंड फंक्शन आर माइनस, देखिए कॉसेक आपका क्या होता है, कॉसेक, कॉसेक को देखिए जरा, कॉसेक x इज इक्वल टू 1/sin x। कॉसेक और sin x अपने आप में रेसिप्रोकल फंक्शन है, ठीक है। और ये cosec x डिफाइंड किसके लिए है कि sin x की वैल्यू आपकी 0 नहीं होनी चाहिए। ये डिफाइंड ही तब है जब sin x आपका डिनोमिनेटर में 0 नहीं है। यदि sin x डिनोमिनेटर में 0 हो गया तो 1/0 क्या हो गई, तो अनडिफाइंड हो गया, ठीक है डियर स्टूडेंट। और sin x की वैल्यू 0 ना हो, मतलब sin x इज इक्वल टू 0 फॉर एवरी, या लिखेंगे x इज इक्वल टू πn फॉर एवरी n बिलोंग्स टू z। देखिए जब n की वैल्यू 0, n बिलोंग्स टू z, ये आपका इंटीजर है, ठीक है। n इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 0 और sin 0 0 अनडिफाइंड हो जाएगा। n इज इक्वल टू 1 मतलब x इज इक्वल टू पाई, तो sin पाई भी क्या, sin पाई भी आपका क्या हो गया, 0 हो गया। sin पाई भी 0 होता है, sin 2 पाई भी 0 होता है, sin 3 पाई भी 0 होता है। इसका मतलब x कौन कौन वैल्यू नहीं होनी चाहिए, x की इतनी वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। यदि हम cosec x को डिफाइन करते हैं तो x की वैल्यूज ऐसी नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसी हो गई तो ऐसी स्थिति में sin 0 हो जाएगा, sin x 0 हो जाएगा और मेरा फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। इसलिए आप यहाँ पर ये लिखेंगे x such that x is equal to πn for every n belongs to z map down to r, ये भी वही है से। अब साइन का देखिए थोड़ा सा, साइन का देखिए थोड़ा सा, साइन में वैल्यूज कैसे चलती है देखिए। आपने ये तो पढ़ा है 10th में भी और 11th क्लास में भी। साइन का देखिए, साइन थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पे वैल्यू देखिए किसकी, साइन की। साइन 0 0, साइन 31/2, ठीक, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 कितना 1, ठीक है। ये तो होता है। अब मैं यहीं पर cosec थीटा की वैल्यू लिख दूंगा, cosec 0 नॉट डिफाइंड, cosec 0 मतलब 1/0, साइन का रेसिप्रोकल, नॉट डिफाइंड, n लिख देना नॉट डिफाइंड, ये आपका 2, ये आपका √2, ये आपका √2/√3 और ये 1, ठीक है। ये वैल्यू भी क्या है, 1 से बड़ी है। ये वैल्यू भी क्या 1.4 और ये भी 1 से बड़ी है। ये भी आपका 2/√3, इसमें भी 1 से बड़ा आना है और ये आपका 1 है। ये तो कहने का मतलब हुआ कि कॉसेक की वैल्यू आपकी, कॉसेक की वैल्यू आपकी -1 और 1 के बीच आती ही नहीं है। जैसे सेक की वैल्यू -1 और 1 के बीच नहीं आ रही थी, वैसे कॉसेक की वैल्यू भी -1 और +1 के बीच नहीं पड़ती। बीच कह रहा हूँ मैं,
ये ओपन इंटरवल है, इसमें -1 और +1 नहीं है, केवल इसके बीच की वैल्यूज है -1 और 1। ठीक है, तो यदि मैं केवल इसको R लिख दूँ, रेंज सेट को मैं केवल R लिख दूँ, तो फिर क्या हो जाएगा, उसमें तो फिर कौन एलिमेंट आ जाएंगे, उसमें तो -1 और 1 के बीच के एलिमेंट भी आ जाएंगे, मतलब 0 भी आ जाएगा इसमें। यदि मैं इसको ना लिखूँ यहाँ, केवल R रहने दूँ, तो R में तो 0 भी आ जाएगा, और 0 आ गया तो 0 आएगा तो फिर क्या होगा, वहाँ पर कॉसेक की वैल्यू नहीं है। ठीक है, आगे सुन, 0 के लिए, sin 0 के लिए नॉट डिफाइंड है, समझ में आ रहा है। तो कहने का मतलब हुआ cosec 0 मतलब cosec 0 मतलब 1/, cosec 0 आप क्या लिखेंगे, यदि आप 0 के ऊपर कोई नंबर आपको 0 चाहिए तो 0 कब मिलता है, जब नीचे क्या होगा आपके पास, अनडिफाइंड टर्म। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए cosec अपने आप में क्या है, cosec थीटा आपका 1/sin थीटा है ना, तो sin थीटा की ऐसी कौन सी वैल्यू हो जाएगी जो cosec 0 हो जाए, क्योंकि इसकी वैल्यू इनफाइनाइट तो कोई आती नहीं है। ठीक है, इसलिए -1 और 1 के बीच, मेरा कहने का मतलब, मैं फोकस यहाँ इसलिए कर रहा हूँ कि -1 और 1 के बीच में cosec की कोई वैल्यू नहीं होगी, इसलिए R में से इतना मैंने कम कर दिया, तो इसका ये रेंज सेट बन गई। ठीक हो गया जस्ट। तो ये तो था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन और रेंज कैसे कैसे होते हैं, उसके बारे में हमने डिटेल में आपको ये बताया। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर जब मैं अटेंड करूंगा तो उसमें मैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करूंगा। मतलब आप समझ रहे हैं साइन R ये तो क्या था, ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ही, पर जब मैं इन्वर्स की बात करूंगा तो वो यहाँ से यहाँ की बात करेगा, ये आपका क्या बन जाएगा, फिर अभी तक तो ये डोमेन है, ये रेंज बन जाएगा। जब मैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करूंगा तो ये आपका डोमेन बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, तब रेंज सेट की ओर जाएगा ये। ठीक है, तो उन सब बातों पर डिस्कस अगले लेक्चर में करेंगे, तब तक के लिए बाय।